हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एविजन आईएएस प्लेटफॉर्म। एंड आज हम लोग वापस आए हैं एविजन के पॉडकास्ट पे। और आज कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री का जो हम लोग का इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ, बजट। इंटरिम बजट आ चुका है। बहुत सारा कंफ्यूजन है कि ये बजट में क्या नया है, क्या पुराना है, क्या रिवाइज्ड है। तो आइए जानते हैं अदनान सर के साथ, एज ऑलवेज हमारे एविजन के जो एक रिनाउंड आईएएस, डब्ल्यूबीसीएस और इंक्लूडिंग ही इज अ ऑलराउंडर इन एवरीथिंग। सो आज इनसे ही जानेंगे कि ये जो बजट इस समय आया है, ये जो बजट है, ये बजट में क्या नया आया है, क्या पुराना है, क्या चेंजेस है जो हमारे आम पब्लिक के लिए हेल्पफुल है और क्या जान के रखना चाहिए। और प्लस प्लस हम लोग ये भी इसके साथ ऐड करेंगे कि आपके यूपीएससी के जर्नी में जो जीएस सेक्शन में जो आता है और जो डायरेक्टली लिंक है आपके क्वेश्चन पेपर के साथ क्वेश्चंस में, तो क्या क्या क्वेश्चंस होगा, एरियाज होगा जो हम लोग टच करेंगे इसके अंदर। सो लेट्स मूव ऑन टू सर और जानते हैं आज के सेशन में कि असल में बजट क्या होता है। तो सर बजट से शुरू करते हैं। व्हाट इज बजट फॉर नॉर्मल पीपल, जिनको बजट नहीं समझ में आता कि असल में बजट होता क्या है, बजट में क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि व्हाट इज बजट, इजीएस्ट वे, व्हाट इज बजट। Okay. First of all, I am very thankful to A-Vision Institute and also वशीम अशरफ कि लगातार हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पे पॉडकास्ट ला रहे हैं अपने इस पार्टिकुलर चैनल्स पे, और इसके साथ साथ हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे भी बात कर रहे हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो रिगार्डिंग बजट्स को लेकर के है, और साथ साथ आपका जो भी क्वेश्चंस होगा उसके रिगार्डिंग उसको भी हम लोग टैग करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चंस था कि एक्चुअल में बजट है क्या, सिंपल लैंग्वेज में एक नॉर्मल पीपल्स भी इसको समझ जाए। हालांकि आप सभी को पता है कि इकोनॉमिक्स का कई सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, नॉर्मल बजट को हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए हम दो दोस्त हैं और हम लोगों को कहीं घूमने जाना है। एज फॉर एग्जाम्पल हम गोवा जाना चाहते हैं और हमारा जो ट्रिप है मान लीजिए वो 10 दिनों का है। तो अगर हमारा ट्रिप 10 दिनों का है तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि हम जाएंगे वहाँ पर कैसे, लाइक फ्लाइट से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर स्टे कहाँ पे करेंगे, देन वहाँ पर 10 दिनों के लिए जो हम रुक रहे हैं तो कौन सा होटल हमारा रहेगा अपने हिसाब से, जो हमारा जो भी एस्टिमेट्स होगा राइट नाउ, और साथ साथ वहाँ पर खाने का जो भी सामान है, और फिर स्टे करने के बाद फिर वहाँ से रिटर्न भी आना है। तो हमारा एक प्लान हो गया गोवा जाने का 10 दिनों का, 2 लोग हमारा हैं, और हम लोगों ने एक बजट बनाया कि हम लोग मान के चलिए कि 5000 रुपीज़ में आराम से चले जाएंगे और वापस आ जाएंगे 10 दिनों में, एज फॉर एग्जाम्पल। लेकिन मान लीजिए इस 10 दिनों के अंदर में 8वें दिन में हमारा जो 5000 रुपीज़ था वो एंड हो गया, शेष हो गया, ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 10 दिन हम लोगों ने बजट बनाया तो ये पैसा हमारा 8वें दिन में ही खत्म हो गया। तो अब बचा 2 दिन। तो 2 दिन के लिए क्या करना होगा कि हमारे पास जो रिजर्व अमाउंट होगा साइड से उसको हम लोगों को यूज करना होगा। सिंपल मतलब क्या हो गया कि जो बजट हम लोगों ने बनाया 10 दिनों के लिए वो बजट हमारा फेल हो गया, और इसको नॉर्मल हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या बोल देते हैं, डेफिसिट बोल देते हैं, मतलब नुकसान हो गया, लॉस हो गया। और उसको पूरा करने के लिए हम लोगों को जो रिजर्व फंड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से जो भारत सरकार होती है वो साल भर की एक बजट बनाती है जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। अभी जो रिसेंट में जो बजट आया जिसको हम लोग इंटरिम बजट बोलते हैं या टेम्प्रोरी कह सकते हैं, उसका रीज़न क्या है? सबसे पहली बात उसका रीज़न है कि अप्रैल में होने वाला है जनरल इलेक्शन। अब देखिए, जो अभी रूलिंग पार्टी है, या तो मान लीजिए कि ये सरकार दोबारा बन जाएगी या फिर हो सकता है कोई नया सरकार बनेगी। अगर ये सरकार बने या फिर मान लीजिए नया सरकार कोई भी बने, उन लोगों को फिर एक फुल बजट प्रेजेंट करना होगा जुलाई 1 में 2024 को। अभी जो इंटरिम बजट आया है वो फरवरी 1 को आया है, ये लगभग चलेगा आपका अप्रैल तक। और फिर जैसे ही इलेक्शन होगा अप्रैल में, उसके बाद जो भी सरकार बने तो जुलाई 1 में फिर से फुल बजट प्रेजेंट होगा। तो सर मतलब ये जो बजट आया है, हाँ, ये अभी एक मतलब एक बोल सकते हैं कि एक डेमो बजट टाइप का कुछ है। हाँ, टेम्पररी है, टेम्पररी है। हाँ, इसके अंदर मतलब वही रिविजन्स होने चाहिए जो पिछले साल के रिविजन्स होंगे, हाँ, और इसके बाद एक फुल फ्लेजेड बजट वापस आएगा। जी जी। तो सर ये बताइए कि ये जो नया बजट आया, इंटरिम बजट आया, तो ये इंटरिम बजट में चेंजेस क्या है इन कंपेयर टू लास्ट ईयर? देखिए, बेसिकली थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, फिर इसको हम कनेक्ट कर देंगे। मैंने बोला आपको डेफिसिट के बारे में, जो नुकसान हो गया, और हमारा बजट कितना का था आपको याद होगा, बताइए, 5000 रुपीज़ का था, और 8वें दिन में हमारा वो पैसा खत्म हो गया। 2 दिनों के लिए हम लोगों को रिजर्व फंड यूज करना हुआ। लेकिन मान लीजिए अगर इसी हालत में सरकार भी एक बजट बनाती है 100 रुपये का पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, और वो 100 रुपये के बदले पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में 110 रुपये का अगर खर्चा होता है, तो सरकार को नुकसान हुआ या फायदा हुआ? आप बताइए। नुकसान हो गया, मतलब डेफिसिट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? डेफिसिट हो गया। नुकसान का मतलब डेफिसिट। और अगर मान लीजिए कि सरकार ने 100 रुपये का बजट बनाया और मान लीजिए कि 90 रुपया ही उसका खर्च हुआ, तो सरकार को फायदा हुआ या नुकसान हुआ?
और उस समय तो उसका फायदा होगा। फायदा हो गया, फायदा को हम लोग बोल देते हैं सरप्लस हो गया, यानी एक हो गया बजट डेफिसिट और एक हो गया बजट सरप्लस, यही चीज होता है। मतलब अगर वो अपने बजट में, हाँ बजट के अकॉर्डिंग अगर वो कम स्पेंड कर रही है तो फिर प्रॉफिट में है, हाँ ऑब्वियसली, और अगर वो ज्यादा स्पेंड करे तो डेफिसिट। डेफिसिट्स में है। तो सरकार अगर सरप्लस में है मान लीजिए, तो 10 रुपये का बेनिफिट हो गया, तो अब सरकार क्या करेगी कि उन 10 रुपयों को अलग अलग योजनाओं में खर्चा करेगी, लोगों के पीछे खर्चा करेगी। तो ये एक अलग विषय है, अलग टॉपिक्स है। अब हम जो बात करेंगे, जो आपका सवाल है कि इस बार का जो इंटरिम बजट था तो इसमें हुआ क्या एक्चुअल में। देखिए, आप सभी को पता होगा कि मान लीजिए सरकार जो पैसा कमाती है वो उसका रेवेन्यू का साइड होता है, और सरकार वही पैसा जहां खर्च कर देती है वो उसका एक्सपेंडिचर का साइड हो जाता है। और ये सारा जो सिस्टम संभालने वाला हमारा जो मिनिस्ट्री है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस है। मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये दोनों क्या करता है कि अपना अपना जो काम है कर करके ये दे देता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में एक छोटा सा डिवीजन है जिसका नाम है बजट। जब ये बजट डिवीजन कंपाइलेशन करती है तो ये सारा डॉक्यूमेंट दे देती है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस को, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस अपने मिनिस्ट्री से, साथ साथ प्रधानमंत्री ऑफिस में पीएम से, और फिर पार्लियामेंट में इसका डिस्कशन होता है, और 1 फरवरी को ये बजट प्रेजेंट हो जाता है नॉर्मली। इस बार का जो बजट है फरवरी से अप्रैल के बीच में, इसमें रिविजन्स बहुत ज़्यादा है। जो सरकार ने 2023-24 में, 2022-23 में सॉरी, जो भी उन्होंने काम किया, कई सारी स्कीम हमारे देश में चल रही है। जैसे एज फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक स्कीम आया था प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसके बाद एक और स्कीम बहुत फेमस है मनरेगा स्कीम, जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज में जो वर्कर्स होते हैं उनको पर डे का एक वर्किंग मिलता है, काम करने का जो भी है एक वेजेस उनको जो क्रिएट होता है नॉर्मल। इसके साथ साथ स्किल इंडिया, देन डिजिटल इंडिया। उसके साथ हमारे इस बार का जो बजट का टारगेट है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नया ऐड हुआ है नॉर्मल। तो नॉर्मल अभी जो सरकार जो इस बार बजट प्रेजेंट की है, तो इस बार का जो बजट में एक और खास बात क्या है कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मतलब अप्रैल में होने वाला है इलेक्शन। तो इस बार सरकार जितनी भी बजट प्रेजेंट की है वो सब रिवीजन है, यानी कि सरकार ने लास्ट ईयर में क्या काम किया उसका रिवीजन अभी ये दे रही है। और सरकार ने ये भी कहा है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो जुलाई 1 को फिर ये फुल बजट आएगा, और जैसे ही फुल बजट आएगा तो हो सकता है वहां पर टैक्स कट होगा या नहीं भी हो सकता है, वो बाद का प्रोसेस है। इस बार में जो सरकार काम की है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है नॉर्मल। अच्छा, तो मतलब सर यही बोल सकते हैं कि जो एक जो बजट होती है, हाँ, बजट मतलब एक जो मेरा एक्सपेंसेस और मेरा मतलब रेवेन्यू, हाँ, उसका जो एक टोटल है कि उस पे मैं लॉस कर रहा हूँ या प्रॉफिट कर रहा हूँ, यस, तो वो एक कंपाइलेशन है ऑब्वियसली, और एक प्रोसेस जो आपने समझाया, हाँ, वो प्रोसेस वहां पे फॉलो होता है। यस। ठीक है सर, तो ये तो बजट हो गया। तो सर हमको ये बताइए कि जैसे बहुत लोग अभी इंटरनेट पे काफी बजट को लेके डिस्कशन हुआ कि अरे बजट में तो कुछ उतना कुछ था ही नहीं, बजट में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो सर ये क्यों है, ये लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा कि बजट में कुछ चेंजेस क्यों नहीं है? मतलब ये तो हम लोग को पता है कि ये इंटरिम बजट है, इसलिए ये उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है क्योंकि मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, ये रिवीजन है उसकी। तो लोगों को इसको कैसे समझना चाहिए? देखिए, मैंने बार बार आपको बताया कि सरकार जो भी स्कीम चला रही है, जैसे मान लीजिए कि पीएम जनधन योजना है, जिसमें मान लीजिए कि हम और आप जो भी भारत में रह रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या है कि जनधन अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आता है, जिसमें एक है डीबीटी के नाम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, तो सरकार ये बताना चाह रही है कि हम लोगों ने ये स्कीम जो लॉन्च किया था, मान लीजिए आज से 7 साल या 10 साल पहले जब भी लॉन्च हुआ होगा, 2015 में मान लीजिए लॉन्च हुआ, 2015 से लेकर के 2023 के बीच में इस पार्टिकुलर योजना में जो भी अपडेट हुआ होगा उसका डिटेल्स दे रही है सरकार। अच्छा, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक स्कीम मुझे अभी याद आ गया, पीएम स्वनिधि स्कीम। निधि का मतलब होता है वेल्थ, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम, बेसिकली ये जो स्कीम है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है। तो सरकार ने ये बताया कि 78 लाख स्ट्रीट वेंडर है राइट नाउ भारत में, जिसमें लगभग अकॉर्डिंग टू इंटरिम बजट्स, जिसमें लगभग आपका 2.73 लाख के आसपास लोगों को इसका बेनिफिट मिला है पीएम स्वनिधि स्कीम में। उसी तरह से मैंने शुरू में बताया आपको प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के नाम से। अब ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, ये नॉर्मली क्या है, जो हमारे देश में आर्टिस्ट हैं, जो आइडल बनाते हैं, जो ट्रेड्स का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। जनरली सर ये क्या है कि मतलब एक वर्क रिपोर्ट है। यस, ऐसे मान सकते हैं कि ये जो इंटरिम बजट है ये सरकार की वर्क रिपोर्ट है, ऑब्वियसली, कि हमने इतना एक्सपेंसेस किया है, हमारे देश में इतने लोग हैं, वेंडर्स हैं, या फिर जो भी लिस्ट में उसके अंदर कवर्ड थे, वो सब है।
चलिए सर, तो ये तो एक समझने में इजी हो गया कि इस बार का बजट जो इंटरम बजट है और अभी आने वाला जब सरकार बनेगी तब एक फुल फ्लेजेड बजट आएगी। यस। तो सर आप ये बताइए कि ये बजटिंग, इसको सर हम लोग यूपीएससी से कैसे कनेक्ट करके देख सकते हैं और कैसे करके एग्जाम में ये आ सकता है, और वो क्या क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है जो टच हो सकता है एग्जाम में, और स्टूडेंट्स को कैसे बेनिफिट मिलेगा। लाइक ये तो डायरेक्टली एक पॉलिटी का एक कनेक्शन होता है इसमें कि ये डायरेक्टली पॉलिटी से कनेक्टेड है। तो सर वो क्या क्या चीज़ होगा बजट की जो यूपीएससी एग्जाम में मेरा आ सकता है, पूछ सकता है, और उसके बाद फिर मैं उसको कैसे टैकल कर सकता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एस्पायरेंट हम लोगों को सुन रहे हैं या जो भी एक्सपीरियंस बंदे जो हम लोगों को सुन रहे हैं या नॉर्मल पब्लिक भी सुन रहे हैं, तो यूपीएससी सिविल सर्विस में हम लोगों को डायरेक्टली पहला क्या सोचना है कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सिलेबस में अगर हम गो थ्रू करेंगे तो एक प्रीलिम्स एक मेंस है। तो प्रीलिम्स में भी इकोनॉमिक्स है, साथ साथ उसका डायनेमिक्स पोर्शन करंट अफेयर है, और मेंस में भी GS3 का पार्ट है जिसमें आपका इकोनॉमिकल ग्रो एंड डेवलपमेंट्स है। तो कहीं ना कहीं बजट्स में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि सरकार ने कितना पैसा कमाया और वही पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च हो रहा है। खर्च कहाँ पे करती है सरकार पैसा? हम और आपको सब्सिडीज देती है। जो भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें सब्सिडीज दिया जाता है, यहाँ पर ही खर्च हो रहा है ना। भारत में जितने लोग जो भी नौकरी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज कर रहे हैं, तो वहाँ पर सरकार सैलरी दे रही है, साथ साथ वहाँ पे पेंशन दे रही है। इसके साथ साथ अगर सरकार किसी दूसरे कंट्री से लोन ले चुकी है तो वहाँ पर वो लोन पे भी कर रही है। तो ये हमारा खर्चा है नॉर्मल। दूसरा बात, हमारा रेवेन्यू कहाँ से है, रिसिप्ट कहाँ से है। रिसिप्ट हम डायरेक्ट टैक्स से ले सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स से ले सकते हैं। तो ये सारा मूल कारण है पूरा जिसमें हम लोग पैसा कमा रहे हैं और जहाँ पे खर्चा भी कर रहे हैं। GS3 में सिंपल यही लिखा हुआ है ना कि देश का इकोनॉमिकल ग्रो मतलब इकोनॉमिक्स और उसका डेवलपमेंट साफ साफ तो लिखा हुआ है GS3 में। तो अगर हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉयमेंट से होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे होगा? आपको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। जितना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेट्स होगा, वहां से आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो आपको सैलरी मिलेगा, फिर वो आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। यही चीज तो हम पढ़ रहे हैं ना GS3 में। देखिए यूपीएससी में अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें ना तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर आपका मेंस हो और कहीं ना कहीं इंटरव्यू हो, हर जगह इसका हेल्प है। रहा बात बजट का, तो बजट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और बजट से पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे जिसको अच्छे से गो थ्रू करना पड़ता है, और वहां का इस्तेमाल होता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में। रिमेंबर। तो सर जैसे आप बता रहे कि इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो बहुत बड़ा। व्यूअर्स जैसे आप समझ रहे हैं, अभी तक आपने जो पॉडकास्ट सुना इसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ यू शुड स्टडी। पढ़ने का एक तरीका जो है वो एक एक्सपर्ट से अगर आप पढ़ रहे हो ना, तो आप कौन सा एरियाज टच करोगे, कहाँ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो इस हिसाब से आप ये कर सकते हो कि हमारे एविजन जो इंस्टीट्यूट है इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी है, सर हैं और भी लोग हैं, और हम लोग यहाँ पे IAS का प्रिपरेशन भी कराते हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन भी कराते हैं, हायर स्टडीज़ भी करवाते हैं। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन जॉइन अस, और यहाँ से आप एक मेंटरशिप ले सकते हो। मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मॉक प्रोवाइड किए जाएंगे, आंसर राइटिंग्स के जो टेक्निक्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे आप अपना प्रिपरेशन और बेहतर कर सकते हो इन फ्यूचर। तो ये एक स्मॉल मैसेज था जो हाँ, मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को जानना चाहिए था कि उनको समझ में आए कि हाँ, ये पॉडकास्ट से सिर्फ आप ये नहीं देख रहे हो कि हाँ ये मैं समझ जाऊंगा, लेकिन अगर आपको फर्दर स्टडीज करना है, अगर आप फर्दर स्टडीज कर भी रहे हो, तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिलना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स कर सकते हैं कि यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट avision.co.in, और या तो आप जस्ट डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स रहेगा, वहां जाके क्लिक करके आप सारा डिटेल्स ले सकते हो, कॉल कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप डेमो भी ले सकते हो उस चीज की। सो बैक टू आवर कन्वर्सेशन। तो सर आप ये बताइए, जैसे पढ़ाई से अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बुक्स, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बुक्स, और कौन सा एरिया है, जब पढ़ना तो सभी कुछ है, लेकिन व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टडी प्रैक्टिसेस जो स्टूडेंट को करने चाहिए प्रिपरेशन के दौरान, ताकि वो ऑप्टिमिस्टिकली पढ़ पाए, स्मार्टली पढ़ पाए, और कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं, सोर्सेज कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो सर प्लीज क्विकली अगर आप ये बता दें तो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि बेसिक बुक्स आपको अच्छे से फोकस करना होगा, और स्पेशली हम बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप NCERTs पे थोड़ा सा डिपेंडेंट रहे, आप सेल्फिश हो जाएं NCERTs को लेकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स को उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करें। स्टैंडर्ड बुक्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिएगा और बेसिक बुक्स अगर आप पहले फॉलो नहीं किए हैं तो फिर वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, या आपको हाई लेवल बुक्स की ज़रूरत नहीं है।
आपको जस्ट फोकस होना है कि मेरा सिलेबस क्या कहना चाह रहा है, और लास्ट ईयर का जो पेपर है उसका एनालिसिस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें ये चीज़ चेक करना है कि यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछ रही है, लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, जस्टिस, और उसको कनेक्ट करना है करंट अफेयर से। ये एक होता है स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप बड़े बड़े बुक्स को ले लेंगे और इररेलेवेंट चीज़ों को पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप अपना टाइम तो दे रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिव टाइम नहीं होगा। मतलब बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए बस। ऑब्वियसली, और बेसिक क्लियर होगा यूपीएससी का वो एनसीईआरटी बुक्स है, टोटली डिपेंड्स उस पर होना होगा, और जस्ट थोड़ा थोड़ा स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करना होगा। जैसे हम लोग बच्चों को बताते हैं आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए हिस्ट्री के लिए, देन इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस का जो पार्ट होता है उसमें बिपिन चंद्र को पढ़ना है लेकिन कुछ पढ़ना है। देन इसके बाद कई सारे बच्चे लक्ष्मीकांत जी का बुक्स पढ़ते हैं पॉलिटी के लिए, उसको पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा आप उसको अपडेट करके भी पढ़ना होगा, क्योंकि आजकल का जो क्वेश्चन है पॉलिटी में वो थोड़ा डायनेमिक्स ज़्यादा हो गया, करंट से ज़्यादा हो गया। तो चीज़ों को क्या है कि बहुत ही लिमिटेड रखना होगा, साथ साथ सिलेबस अच्छे से आपको मेमोराइज हो जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हेल्प करेगा कि हम जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन कैसे बन रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपको डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग स्किल्स का प्रैक्टिस करना होगा। और उससे भी कई सारा इंपॉर्टेंट है कि आपके ऊपर आपको खुद को बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि हम जो चीज़ कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि यूपीएससी भी जस्ट एक प्यार की तरह है कि अगर उस प्यार में हम लगातार कंटिन्यूअसली हैं, 10 दिनों तक बहुत प्यार दिखाएं, उसके बाद ठंडा पड़ गया, तो यूपीएससी का डिमांड नहीं है। यूपीएससी का डिमांड है कि अगर आपका जर्नी आज से शुरू हुआ और एग्जाम मान लीजिए 10 महीना के बाद हो रहा है, तो आपको डे 1 से ही कंसिस्टेंट रह करके भले ही 2 घंटा पढ़िए लेकिन आपको 10 महीना कंटिन्यू पढ़ना होगा। कहने का मतलब सिंपल यही है कि इसमें जल्दबाजी नहीं चाहिए, इसमें फोकस चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और साथ साथ रेगुलरिटी चाहिए। चलिए सर, इसके ऊपर तो एक फुल फ्लेजेड वीडियो बन सकता है हम लोग का कि प्रिपरेशन और मोटिवेशन और ये सब कुछ। हाँ, तो सर ऐसा करते हैं कि आज ये पॉडकास्ट यहाँ स्टॉप करते हैं viewers। Okay. और फिर क्या करेंगे ना कि नेक्स्ट जो हम लोग का पॉडकास्ट होगा वहाँ पे अबाउट स्ट्रेटजी, अबाउट बुक्स, अबाउट प्रिपरेशन और समवट अ स्प्रिंकल ऑफ मोटिवेशन, ये लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सर हमारे साथ वापस लौटेंगे और आप भी लौटो इस प्लेटफॉर्म पे, ताकि आप कुछ सीख के जा सको। ये 10, 15, 20 मिनट का जो भी आप वीडियो देख रहे हो ये आपके लिए इतना हेल्पफुल हो जाए कि आप अपने नेक्स्ट प्रिपरेशन में इसको डाल के आप एक बेनिफिट उठा पाओ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्लेटफॉर्म आपको कितना हेल्प कर सकता है। सो टिल देन मिलते हैं व्यूअर्स इन नेक्स्ट एपिसोड। साइनिंग ऑफ। जाते जाते एक बात कह सकते हैं कि लड़कियों की हर गलती माफ कर दीजिएगा लेकिन उसकी बेवफाई मत माफ कीजिएगा। इसको काट दीजिएगा।